कैसा लगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि हम आकाश में पूर्ण चंद्र को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं। हम आकाश में पूर्ण चंद्र को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं। सही आंसर है इसका एक। हम आकाश में पूर्ण चंद्रमा को एक बार देख सकते हैं और जिस रात में हमें यह दिखता है वो रात होती है पूर्णिमा की रात, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून नाइट। तो याद रखेंगे हम आकाश में पूर्ण चंद्रमा को एक माह में, एक मंथ में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य में हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 71%। सूर्य में दो प्रमुख गैसों का विस्तार है। तो एक जो गैस है वो है हाइड्रोजन और दूसरी जो गैस है वो है हीलियम। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज है 71%, जबकि हीलियम का जो परसेंटेज है वो है 26.5%। अगला प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम देख सकते हैं। इन आकृतियों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, ब्रह्मांड या फिर सौर मंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल। देखिए अगर आकाश में आप एक तारे को अकेले देखते हैं तो वो सिर्फ एक तारा है, लेकिन जब कुछ तारे मिलकर एक खास पैटर्न बनाते हैं, एक खास डिजाइन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। आगे देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बुध। सूर्य से जो सबसे नजदीक स्थित ग्रह है वो है बुध। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है शुक्र। और शुक्र जो है सबसे चमकीला और गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि जो शुक्र का वायुमंडल है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। तो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी अधिकता है, इस कारण ही इसका जो तापमान है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी भू आप। पृथ्वी के आकार को भू आप कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ज्यूइड। आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पे थोड़ा सा चपटी हुई है। पृथ्वी जो है ध्रुवों पे थोड़ा सा चपटी हुई है, तो इस खास आकार को जो है ज्यूइड कहा जाता है। ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा पे थोड़ी सी उभरी हुई है, तो नारंगी के शेप की है पृथ्वी, तो इस शेप को, इस आकार को भू आप या फिर ज्यूइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर जो है वो लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो किस ग्रह पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। देखिए जो पृथ्वी पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। जो पृथ्वी पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। तो ये जो निक्स ओलंपिया है ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। याद रखेंगे, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये निक्स ओलंपिया उससे भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो किस ग्रह पर स्थित है। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है और इस ज्वालामुखी का जो नाम है वो है ओलिपस मैसी। तो इसका नाम भी याद रखेंगे, हमारे जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है ओलिपस मैसी, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड, और याद रखेंगे कि यह बृहस्पति का उपग्रह है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड और ये बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। बृहस्पति जो है उसके कितने उपग्रह हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 79। बृहस्पति के जो है वो 79 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि के कितने उपग्रह हैं। शनि के कितने उपग्रह हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82। देखो पहले बृहस्पति सबसे अधिक
जो है उपग्रहों वाला ग्रह था, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो शनि है वो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो शनि के 82 उपग्रह हैं। तो याद रखेंगे बृहस्पति के हैं 79 और शनि के हैं 82। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो सही आंसर है अरुण। अपने अक्ष पे अत्यधिक झुका होने के कारण, ध्यान रखेंगे, अपने अक्ष पे अत्यधिक झुका होने के कारण जो अरुण है इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लूटो को बौने ग्रहों की सूची में कब शामिल किया गया था? प्लूटो को बौने ग्रहों की सूची में कब शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2006। वर्ष 2006 में जो है वो प्लूटो यानी कि यम को बौने ग्रहों की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सहचर किसे कहा जाता है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो पृथ्वी का सहचर कहा जाता है चंद्रमा को। सहचर का अर्थ होता है हमेशा साथ में रहने वाला। तो पृथ्वी के हमेशा साथ में कौन रहता है? चंद्रमा। क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो इस वजह से पृथ्वी का सहचर चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 57%। पृथ्वी से 57% भाग जो है चंद्रमा का वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। अगर हम लोग सूर्य की बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 14 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि हैली धूमकेतु किस वर्ष में दिखाई देगा? हैली धूमकेतु जो है वो किस वर्ष में दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2062। आपको पता होगा जो हैली धूमकेतु है ये हर 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है, प्रत्येक 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। पिछली बार ये दिखाई दिया था 1986 में और अब ये दिखाई देगा 2062 में। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है? कर्क रेखा जो है वो किसे कहा जाता है? तो कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। याद रखेंगे 23 सही 1/2 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्क संक्रांति कब होती है? कर्क संक्रांति जो है कब होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 जून। कर्क संक्रांति जो है वो 21 जून को होती है। ध्यान रखेंगे 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति कब होती है? तो मकर संक्रांति कब होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। तो 22 दिसंबर को याद रखेंगे मकर संक्रांति होती है और 21 जून को याद रखेंगे कर संक्रांति। 21 जून कर संक्रांति, 22 दिसंबर मकर संक्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहां पे ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। देखो अभी आपको मैंने बताया कि जो मकर रेखा है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 22 दिसंबर को और इस समय जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है 22 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है तो इस वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे दिसंबर में गर्मियों का मौसम होता है। इस कारण ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस कहां पे मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। तो किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि किसी दिन प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? किसी दिन प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। किसी भी दिन प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और पृथ्वी की घूर्णन गति और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, तो इन सब के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ज्वारों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? दो ज्वारों के मध्य में कितने मिनट का अंतर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 घंटे 26 मिनट। दो ज्वारों के मध्य जो है वो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सर्वाधिक कमजोर बल कौन सा होता है? प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी। तो प्रकृति में जो सबसे कमजोर बल है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल और प्रकृति में जो सबसे शक्तिशाली बल है वो है नाभिकीय बल। जितनी भी ग्रहों और उपग्रहों की गतियां हैं, जो भी आकाशीय पिंड है उनमें जो भी गतियां हैं वो सब नाभिकीय बल के कारण ही है। इस कारण नाभिकीय बल को सर्वाधिक ताकतवर बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 3। मानचित्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक मानचित्र जिसमें हम लोग पर्वत, नदियां, पहाड़, पठार इन सबको दर्शाते हैं।
दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम लोग देश की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं इनको दर्शाते हैं। और तीसरा जो है वो होता है थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र में हम वर्षा की मात्रा और किस क्षेत्र में कौन से उद्योग कार्यरत हैं, इन सबको दर्शाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित जो मैरियाना गर्त है उसकी गहराई कितनी है? प्रशांत महासागर में स्थित जो मैरियाना गर्त है उसकी गहराई जो है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर जो विश्व में सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, तो उसमें जो सबसे गहरा स्थान है वो है मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। और ये भी याद रखेंगे कि ये फिलीपींस के पास है। ये कहां पर है? ये फिलीपींस के पास है। प्रशांत महासागर के बाद में दूसरा जो सबसे गहरा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बाद में जो दूसरा सबसे गहरा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है पुर्ते रिको गर्त। उसका नाम क्या है? पुर्ते